हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक बिहार एसएससी का सेट लेकर के आए हुए हैं, तो चलिए आज उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 के अनुपात में है। यदि बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर हो तो ए और बी की बचतों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें कौन कौन है, एगो ए है और एगो बी है। इनकी आय का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक 5x तो ये 8x, ठीक। और इनके खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ है, खर्च का रेशियो हम y में मानते हैं, तो 1y लिखे चाहे सिर्फ y लिखे, बात वही है y, और ये क्या हो जाएगा 2y। अब कह रहा है कि b के खर्च का 80%, तो b का खर्च कितना 2y का 80% यानी 80/100 बराबर है a की आय के बराबर है। तो a की आय कितना 5x, यानी 5x के क्या है बराबर है। अब इसको काटते हैं, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, ये 4 दूना 8y बराबर 5, ये 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 पाँचे 25x, यानी x बट्टे में y इजकल टू कितना 8/25, यानी x का वैल्यू कितना 8 और y का वैल्यू कितना 25। अब दोनों में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये 5x यानी 5x का वैल्यू कितना 8, यानी 8 पाँचे 40, ये कितना 40 और ये कितना 8x, तो 8 8 64, यानी a का आय 40 और b की आय कितना 64। अब खर्च का रेशियो लेते हैं 25, ये 1 यूनिट तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना यूनिट 2 यूनिट, यानी 25 दूना 50। अब देखिए ये a 40 कमाता है और उसमें से 25 खर्चा कर देता है, यानी बचाता कितना है, 40 में से 25 गया 15। ये 64 खर्चा कर देता, 64 कमाता है और उसमें से 50 खर्चा कर देता है, यानी बचाता कितना है 14, यानी a और b की बचतों का अनुपात क्या हो गया 15:14, ठीक ना, यानी आंसर मेरा हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तीन व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए व्यक्ति MDH मसाला आप लोग पढ़े होंगे, 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो कितना दिन में 15 दिन में। तो कह रहा है कि 40 व्यक्ति उसी काम को 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। हम कहेंगे कि x दिनों में पूरा कर लेंगे। अब इसको काट पीट करते हैं, 8 पाँचे 40, 5 3 आई 15, 3 दूना 6, यानी कि कहाँ गड़बड़, सॉरी 3 नहीं 30 व्यक्ति है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब 2 से काटेंगे कितना बार में 15 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 15, यानी कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपया में बेची जाती है। यदि छूट ना दी गई होती तो 25% का लाभ होता है। यानी पहले इसका तो अंकित मूल्य निकाल देंगे, यानी कि MRP कितना है इसका 720 रुपया में बेचा जाता है, कितना प्रतिशत 10% छूट देने के बाद, यानी ये कितना प्रतिशत के बराबर है 90%, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 से 8 बार में, यानी कितना 8 100 बार में गुणा करेंगे 800। उसका क्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य कितना था 800, तो ये 800 में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है 25%, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी 25% लाभ, यानी 800 में बेच रहा है तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है 125% के बराबर है ना। तो 125 से भाग कर दिए, 1% का वैल्यू आ गया। अब क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत 100%, तो 100% से का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, ये 25 से कितना बार में 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, 5 से ये 16 5 80 और 0 का 0, 16 चौका 64, 0 का 0, यानी कितना रुपया 640 रुपया उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे।
एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 रुपया अधिक में बेचता तो उसका लाभ अर्जित 20% होता। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 14% लाभ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% में खरीदता है। अब 14% लाभ यानी कितना पे बेच दिया? 114% पे बेच दिया। यदि वह इसको 54 रुपया अधिक में बेचता, यानी यहां से यहां 54 रुपया अधिक में बेचता, तो उसको क्या हो जाता? 20% लाभ होता है। यानी अब 114 पहले हो रहा था, अब कितना पे? 120% पे बेचेगा। यानी यहां से यहां अंतर कितना हो गया? 6%। यानी अंतर परसेंटेज में 6% का और रुपया में कितना? 54 का। यानी 6% का वैल्यू कितना? 54। तो काटेंगे तो कितना बार में? 9 बार में। यानी 1% का वैल्यू कितना? 9। तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 2 जीरो इधर, यानी कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की तिगुनी और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, तो परिणामतः नए आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल में के बीच क्या अनुपात है? ठीक ना, एक मूल आयत और एक नया आयत, ठीक ना। अब इसका एक का लंबाई हो गया, ठीक ना, और एक चौड़ाई हो गया। लंबाई कह रहा है किसी आयत की लंबाई मूल लंबाई की तिगुनी हो जाती है, ठीक ना। लंबाई था, इसको यदि 1 यूनिट था तो ये कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट हो गया नया में, ठीक। ऐसे ही चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई कह रहा है कि नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी हो गए। मान लेते हैं कि पहले 2 यूनिट था, अब चौड़ाई कितना यूनिट? आधी हो गया, तो कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट। किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की तिगुनी, यानी लंबाई 1 यूनिट था तो उसको क्या कर दिया? नया में 3 यूनिट, ठीक। ऐसे ही नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी, चौड़ाई मान लेते हैं 2 यूनिट, तो अब कितना हो गया? 1 यूनिट, आधा हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी मूल का क्षेत्रफल 1 गुना 2, यानी कितना हो जाता? 2, और ये कितना? 3 एकम 3, यानी कितना यूनिट हो जाता? 3 यूनिट। तो कह रहा है कि नए आयत के क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल कितना? 3 यूनिट, और मूल आयत के क्षेत्रफल कितना यूनिट? 2 यूनिट के बीच अनुपात क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3:2, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या यदि इतना है तो कितने वर्षों में यह इतना हो जाएगी, ठीक ना। 15% की दर से बढ़ती है, यानी जनसंख्या मान लेते हैं अभी वर्तमान में कितना है? 10 लाख है, 10 लाख है। कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 115%, ठीक ना। 115 बट्टा में 100 पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो इसका पावर कर देंगे क्या? n वर्षों में कितना हो जाएगी? 15, 20, 875, ठीक। अब इसको देखिए, ये 23 बार में और ये कितना बार में? 20 बार में। अब ये 23 और बट्टा में 20 का पावर कितना? n, और ये कितना है? 15, 20, 875, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको करेंगे क्या, हम 25 से भाग करते हैं। तो 25 से भाग देने का तरीका क्या है कि 4 से गुणा करके 2 अंक पहले दशमलव बैठा देते हैं। 4 से गुणा करेंगे और 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे। तो 4 से इसमें गुणा करते हैं, 5 चौका 20, हासिल कितना हो गया? 2, 7 चौका 28 और 2 30, हासिल कितना? 3, और चौका 32, 32 और 3 35। फिर ये 4 से 4 दूना 8, 15 चौका 60, इतना हो जाएगा। 2 अंक पहले दशमलव, यानी कितना हो जाएगा? इतना। इसमें गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 1, 2, 3, 3, 3, 3 और 3, 6 जीरो है, तो 2 जीरो दशमलव के उधर चला जाएगा, तो कितना जीरो बचेगा? 1, 2, 3, 4 जीरो बच जाएगा। यानी ऊपर में हो गया, ऊपर में हो गया 60, 835 और बट्टा में हो गया 40,000, ठीक ना। अब इसको फिर 5 से हम भाग करते हैं, तो 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग देने का तरीका क्या है? 2 से गुणा करके 1 अंक पहले दशमलव, तो 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तो जीरो क्या चला जाएगा? दशमलव में। 3 दूना 6 और 1
7, फिर ये 3 दूना 6 और 1 7, फिर कितना हो गया हो हार्सिल हो गया 3 दूना 6 1 7, और 8 दूना 16 का 6 हार्सिल 1 1 6 दूना 12। अब नीचे में कितना हो गया, एक अंक पहले ये दशमलव में चला जाएगा तो 1 2 3 0 4 दूना 8। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको भी किसके फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, 23 और 20 के फॉर्म में। देखिए 20 का 3 बार क्यूब करते हैं, 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है 8, और 21 का क्यूब 23 का क्यूब करेंगे तो 21 12,167 हो जाएगा। यानी 3 का 3 बार पावर करना पड़ेगा, यानी 23 बट्टा में 20 का पावर n इजकल टू इधर भी कितना हो जाएगा 23 बट्टा में 20 का पावर 3। अब देखिए जब ये बेस बराबर तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी समय मेरा कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। ठीक है, समय कितना हो जाएगा 3 साल। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको बताने का जरूरत नहीं है, समय ज्यादा लेगा। इसको करेंगे क्या, पहले बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व कर देंगे। ये वाला बता दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग ये देख लीजिए। ये 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 93 और बट्टा में कितना, दोनों पर एक रिंग है तो उसके लिए 99, फिर भागा क्या है, ये क्या हो जाएगा 103 और जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा लेते हैं, -10 करेंगे, और बट्टा में कितना हो जाएगा, एक पे रेकरिंग है तो उसके लिए 1 0 और एक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0, यानी 90। उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 93 और बट्टा में 90। अब इसको भाग कर ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 93 और बट्टा में 99, और ये पलट देंगे तो 90 और बट्टा में 93। ये 93 खत्म हो जाएगा, ये 30 बार में और ये 33 बार में, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 बट्टा में 33। और बाकी ये क्या के की है उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 18,236 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। तो ए और सी के बीच हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए पहले तो ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, ए बी और सी। ए बी का रेशियो कितना है 4:7, फिर बी सी का रेशियो कितना है 5:6। ये बगल वाला से भर देते हैं, यहाँ प्लॉट खाली है तो बगल वाला कब्जा करेगा, यानी 5 पंचों का 20, 7 पचे 35 और 6 साते 42। कटता है तो काट देंगे, लेकिन इसमें कुछ कट नहीं रहा है ना, यानी ए का रेशियो 20, बी का रेशियो 35 और सी का रेशियो 42। तीनों का जोड़ देंगे उतना यूनिट का वैल्यू कितना 18,236। अब हमसे पूछ क्या रहा है ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कितना है। ए को कितना यूनिट 20 यूनिट और सी को कितना 42 यूनिट, यानी ई दोनों के बीच हिस्सों का अंतर कितना यूनिट का हो जाएगा 22 यूनिट का, है ना 22 यूनिट। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 22 का गुणज होगा, 22 से कटने वाला होगा। तो 22 को कैसे हम काट सकते हैं 11 और 2, तो 2 से तो सब ऑप्शन कट रहा है ना। अब देखेंगे कि 11 से कौन कट रहा है, तो 11 से काटने का तरीका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 आए या 11 का गुणा जाए तो वो संख्या 11 से पूरी कटेगी। यानी 6 और 3 9 और 1 और 1 2, 9 में से 2 गया 7, यानी ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता है। ठीक, ये 6 और 2 8 और 3 और 2 5, 5 3, ये भी 11 से नहीं कट सकता। ये कितना हो गया 7 और ये 6 3 9, 9 और 7 का अंतर कितना 2, तो 2 तो 11 से नहीं कट सकता। यानी अब इसको चेक करते हैं 6 और 1 7 और 4 और 3 7, 7 - 7 = 0, यानी ये 11 से कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। बाकी तीनों ऑप्शन खत्म, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन मेरा मिल जाता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन मेरा मिलता है इसमें 11 से कटने वाला, तो क्या करते हैं ये तीनों यूनिट का वैल्यू, यानी 5 2 7 और ये 4 3 7 और 2 9, 97 यूनिट का वैल्यू कितना 18,236। तो इससे इसका काटते 1 यूनिट का वैल्यू आ जाता है। 1 यूनिट का वैल्यू जितना आता है उसमें कितना से गुणा करते हैं 22 से, तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले बाय ऑप्शन देख लेंगे। यदि ऑप्शन से ही कट जाएगा तो क्या जरूरत है इतना फालतू का मेहनत करने का। हमको एग्जाम निकालना है, समय को बचत करना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक ना। चलिए अगला, जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से इतना 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 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। यानी x से भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल आ रहा है, y। तो x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, ये 1837 माइनस 716, ये कट भाग घटाव करेंगे। फिर 2545 माइनस 1837, फिर क्या करेंगे 2545 माइनस 716। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। ये 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, ये कितना हो गया हो 13, ये कितना 7 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1, ठीक ना, यानी 1121। ठीक, अब इसमें से घटाते हैं, 15 में से 7 गया, कितना बचा हो 8, ये कितना हो गया 3 में से 3 गया 0, 5 में वो हार्डसिल दे देगा, कितना 15 में से 8 गया, कितना बचा 7 और ये कट जाएगा 708। इसको सॉल्व करते हैं, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, ये 25 यानी कि 18। अब देखिए ये तीनों का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक, अब HCF ये तीनों का कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर निकालते हैं 708, 708 में और 1121 HCF निकालते हैं। एक बार में कितना जाएगा हो 708, ये कितना हो गया 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, फिर 708, एक बार में कितना जाएगा 413, ये 5, ये हो गया 10 में से 1 गया कितना 9, ये हो गया 6 में से 4 गया 2, 295, फिर 413, एक बार में 295, यानी 300, 300 तो 13, 113 और 5 118, फिर 295, 118 और 295, 118 दूना 236, ये कितना हो गया 15 में से 9 6 गया 9, 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, ये कितना हो गया 8 में से 3 गया 5, ये 2 2 खत्म, 59 और 118, यानी कितना बार में 2 बार में 118 कट जाएगा। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, HCF इस सब का कितना हो जाएगा 59, HCF हो जाएगा 59। अब क्या करेंगे, अब प्रत्येक दशा में कह रहा है कि शेषफल बराबर आता है, तो किसी एक में भाग करके देख लेंगे कि कितना शेषफल आ रहा है। तो 59 से हम किस में भाग करते हैं, सबसे छोटा कौन सा है 716 में हम भाग करते हैं, ठीक ना। तो एक बार में कितना गया 59, ये कितना बच गया 12 और ये कितना हो गया 16, 2 बार में कितना गया 118, 118 तो 6 और 2 8, यानी हर एक बार सब में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 8 8 8 शेषफल आएगा। तो कह रहा है कि x माइनस वाई, x क्या हो गया HCF, तो HCF कितना आया 59 और माइनस वाई, वाई क्या हो गया शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है 8, यानी 59 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया 51, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 51। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आज इसको देखते हैं और इसको बढ़िया से समझिए। ठीक, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक स्थिर जल में उतने ही दूरी को तय करने में लगता है। तो धारा की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक हो गया समय का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक हो गया धारा के साथ उसी दूरी को जा रहा है और एक जा रहा है शांत जल में, शांत जल में। तो धारा के साथ जा रहा है, जितना समय लग रहा है उससे क्या हो रहा है
25% अधिक समय लग रहा है। किसमें? जब शांत जल में जा रहा है। तो मान लेते हैं इसमें 100 यूनिट लग रहा है, तो इसमें कितना लग जाएगा? 125 यूनिट। इसको रेशियो में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4:5। समय क्या लग गया? 4:5। तो वैसे ही इसमें चाल का रेशियो क्या हो जाता है? इसका उल्टा लगता है। यदि मेरा चाल स्लो है तो जाने में ज्यादा समय लगेगा ना, यदि मेरा चाल तेज है तो जाने में कम समय लगेगा। यानी चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होते हैं। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। यानी 5:4। अब देखिए शांत जल में जा रहा है, फिर क्या कह रहा है? उतनी ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना यूनिट हो गई? 4 यूनिट। शांत जल में नाव की चाल कितना यूनिट? 4 यूनिट। लेकिन वहां कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना? 50। तो इसको काटेंगे 2, ये कितना बार में? 25 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 25/2 यानी 12.5। ठीक ना? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 12.5। अब देखिए ऐसे शांत जल में 4 यूनिट और ऐसे कितना यूनिट? 5 यूनिट धारा के साथ। यानी ये धारा कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। 4 था तो 5 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट धारा का चाल 1 यूनिट यानी कितना? 12.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी धारा का चाल हो गया 12.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऋण का भुगतान 2 समान किस्तों में, वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसका गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपया है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा? 10%। यानी 10 रुपया ब्याज है पहले साल, फर्स्ट ईयर। 10 रुपया मेरा मूलधन, तो ब्याज मिला करके कितना हो जाएगा? 10% यानी 11 हो जाएगा। फिर अगले साल सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर हो जाता है। यानी 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब ये देखिए कह रहा है कि दोनों बराबर किस्त है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर है? नहीं ना, तो बराबर कर देंगे। अब 11 को 121 बनाने के लिए कितना से गुणा? 11 से गुणा। तो इधरों कितना से गुणा करेंगे? 11 से गुणा। यानी 11 11 है 121 और ये कितना हो गया? 11 10 है 110। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक किस्त क्या है? प्रत्येक किस्त 3872 रुपया है और प्रत्येक किस्त यूनिट में कितना है? 121 यूनिट। 121 यूनिट का वैल्यू कितना? 3872। अब इसको काटेंगे 3872 रुपया। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना पड़ा? अब देखिए एक किस्त 142, 121 और एक किस्त 121, यानी टोटल ब्याज कितना दिया? वो टोटल मिश्रधन कितना दिया? 242 यूनिट। ठीक। अब यहां से 11 से 10 में गुणा करेंगे, कितना? 110। ये कितना? 110 यूनिट। ये होता है मूलधन और ये होता है इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 110 और 100 मिला करके कितना? 210। यानी मूलधन मेरा 210 यूनिट और ब्याज लिए कितना? 242 यूनिट। यानी यहां से यहां हम कितना ब्याज ले लिए हो? 32 यूनिट का ब्याज लेंगे। यानी 32 यूनिट हम ब्याज लेंगे। यानी जो भी होगा वो क्या होगा? 32 का गुणज होगा। अब देखिए 32 का गुणज करने के लिए 32 का गुणज यानी कि 32 किससे कटेगा? 2 से कटना चाहिए। यानी 32 का गुणज कौन सा हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 32 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन मेरा हो सकता है, ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि 32 से कटने के लिए 4 से कटने की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो 4 से कटेगा नहीं। यानी हम पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। 3800 कितना है? 72 और 121, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1। 3 बार में कितना? 363। कितना बच गया हो? ये 4, ये 8 में से 6 गया, 2, ये खत्म। फिर ऊपर से कितना आ गया? 2। 121 दूना 42, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 32। ठीक। और 32 और यहां से यहां ब्याज भी हमको कितना मिला? 32 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 32 यूनिट का कितना हो जाएगा? 32 गुणे 32, यानी दुदुनी का 4। इकाई अंक पे कितना हो जाएगा? 4। ऐसे भी 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 1024 रुपया ब्याज हमको मिल जाएगा। ठीक।
उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो इंस्टॉलमेंट पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। रोशन ने 1620 रुपये में 36 केजी चावल खरीदी और बेचकर उसने 6 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। उसका लाभ प्रतिशत, उसका प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक ना। अब देखिए लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य यदि ज्यादा रहेगा तभी ना लाभ होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए लाभ मेरा क्या हो रहा है, 6 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 केजी एसपी के बराबर हमको लाभ हो रहा है। और कब? जब 36 केजी चीनी बेच रहे हैं तब। तो 36 केजी, 36 क्या हो जाएगा एसपी, 36 एसपी माइनस ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 36 सीपी। तो 36 सीपी लिखे चाहे 36 सीपी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 36 केजी का दाम कितना है 1620 रुपया, तो माइनस हम यहाँ क्या कर सकते हैं 1620 रुपया। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1620 रुपया। ये 36 एसपी है, ये 6 एसपी उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 36 में से 6 घटा कितना बचा 30 एसपी, यानी 30 केजी का विक्रय मूल्य कितना, इतना रुपया। तो 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 1 बच गया, 4 12, यानी एसपी कितना आ गया 54, यानी 1 केजी का विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 54 रुपया। ठीक, चलिए अगला। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याएं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और इसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। तो x का मान क्या है? देखिए पहले तो क्या करेंगे, 14 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा 14 गुणे 73.5। अब गुणा करते हैं, 14 5 70, ये दशमलव में चला जाएगा, हासिल कितना 7। फिर 14 28 14 तिया 42, 42 और 7 49, 49 का 9, हासिल कितना 4। 14 7 98, 98 और 4 कितना 102, यानी 1029 हो गया। ठीक, अब दो संख्या है 60 और 63, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 123। ठीक, इसको स्थानांतरित कर दिए गए 58 और 70 से, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 7 5 12, कितना बढ़ गया हो, इसमें अंतर कितना हो गया 5, क्या हो गया बढ़ गया, 5 ऑटोमेटिक बढ़ गया। ठीक ना, तो 5 तो बढ़ गया। अब देखिए अब x एक संख्या ले रहे हैं तो जिसकी वजह से औसत क्या हो गया 1.5 बढ़ गया। तो पहले 14 संख्या था, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 15 संख्या, और 1.5 बढ़ गया सब में। तो 73.5 था, 1.5 बढ़ गया कितना हो गया 75। तो नया योग निकाल देंगे, नया योग क्या हो जाएगा 15 5 75, हासिल कितना 7, 15 7 105, 105 और 7 कितना 112, यानी पहले जोग था 1029, अब जोग कितना हो गया 1125, यानी यहां से यहां अंतर कितना हो गया, इसको 30 माने तो 70 20 90, 90 और 5 95 और 1 96, अंतर कितना का हो गया 96। 96 में 5 तो ऐसे ही बढ़ा दिया, ये 5 ऐसे बढ़ा दिया, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, यानी कितना बढ़ गया 91 बढ़ गया। तो 91 किसकी वजह से बढ़ा, वो नया वाला संख्या आ गया इसकी वजह से। तो नया वाला संख्या कितना है 91, 91। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनकी सभी तीनों अंक क्या हो समान हो। तीनों अंक क्या किया है समान कर दिया, यानी 3 अंकों वाले संख्या कहता है। तो संख्या कौन होगा 9 होगा। पहला संख्या क्या हो जाएगा 111, फिर 222, फिर 333, फिर 444, 555, 666, 777, 888 और 999। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या कौ गो हो गया, टोटल संख्या 9 गो। अब सबका अब देखिए यहां अंतर कितना 111 का, यहां भी अंतर कितना 111 का, यहां भी अंतर कितना 111 का।
तो जब भी अंतर बराबर रहे, तो हम औसत में पढ़ाए होंगे आप लोगों को, यदि अंतर बराबर रहे तो औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो 4 गो इधर और 4 गो इधर, बीच में क्या आ गया 555, यानी औसत मेरा क्या हो जाएगा 555। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो यदि लगातार संख्या रहे यानी संख्याओं के बीच अंतर समान रहे तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2, ये दोनों जोड़ करके बट्टा में 2 कर दीजिएगा तो वो भी मेरा औसत आ जाएगा। चाहे इधर का सेकंड और उधर का सेकंड लास्ट, ये भी जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा तो औसत ये आ जाएगा। चाहे इधर का थर्ड है इधर से लास्ट का थर्ड, तीनों जोड़ करके माने हमेशा क्या आ जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यात्री रेलगाड़ी बिना आराम किए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और विरामों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। यानी रेलगाड़ी, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिना रुके चल रही है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 75 किलोमीटर, और बीच बीच में रुक रही है तो 1 घंटा में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 600 किलोमीटर यदि ट्रेन चलती है तो वो कितना देर ट्रेन रुकेगी। अब देखिए समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल, तो दूरी कितना 600, यदि 75 के हिसाब से चलती तो वो कितना देर में, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 0 का 0, 5 से कितना बार में, 8 बार में, यानी कितना घंटा लग जाता, 8 घंटा 75 के हिसाब से चलती। तो वही यदि 600 यदि 60 की रफ्तार से चलेगी तो कितना घंटा है, 10 घंटा, यानी ऐसे कितना लगता है, 10 घंटा लग रहा है, यानी 8 घंटा वाला समय 10 घंटा लग रहा है, यानी क घंटा विश्राम कर रही है, 2 घंटा, यानी बीच बीच में कितना विश्राम की, टोटल जोड़ करके 2 घंटा, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 2 घंटा। चलिए नेक्स्ट, दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करने पर प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर कितना है, 45 है। देखिए एक मूल संख्या हो गया, इसको पलट दिया, जैसे होता क्या है, ये 32 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो गया 23। ये कह रहा है एक मूल संख्या और इसके अंकों को विनिमय करने से प्राप्त, यानी पलटने पर प्राप्त संख्या कितना हो जा रहा है, इतना, के बीच अंतर कितना है, 45 है। ठीक ना, तो उन दोनों संख्याओं के अंकों, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर, दोनों संख्याओं के बीच अंतर इक्वल टू क्या होता है, जो संख्या का अंतर दिया हुआ 45 और बट्टा में 9, यानी कितना से 5 बार में, यानी अंतर कितना हो गया 5 का। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी, तो ऐसी संख्या 5 हो गया, तो 5 संख्याओं के बीच अंतर कितना है 5, तो एगो के ऑप्शन में 5 है ही, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5:5 और 4। ठीक है, ऐसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। संख्या कौन सा हो जाएगा, एगो 1 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, संख्या कितना हो गया 16। देखिए ये 16 हो गया ना, पलट देंगे कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा, इसका अंतर कितना आ जाएगा 45। ऐसे ही दूसरा संख्या एगो 2 लेते हैं, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 72 हो गया, इसको पलट देंगे तो 27 और ये 72, अंतर ये भी 45 का आ जाएगा। फिर 3 लेते हैं तो 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, फिर अगला 4 लेते हैं तो 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, यानी अगला संख्या कितना हो जाएगा 49। अब इसी को और पलट देंगे तो ये 5 लेते हैं तो 5 5 10, यानी 2 डिजिट में आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कौन संख्या बन सकता है 1 2 3 4, ऐसा कितना संभव है 4 संख्या, यानी 5 और 4 आंसर हो जाएगा मेरा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC क्रमशः इतना 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 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10:9:4 का अनुपात है। C को प्राप्त होने वाला लाभ A के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर होता है। देखिए लाभ का रेशियो क्या होता है, जो जितना पूंजी लगाया और जितने समय के लिए लगाया उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो रेशियो आता है वही मेरा क्या हो जाता है, लाभ का रेशियो हो जाता है। अब देखिए ABC है, एगो A है, एगो B है और एगो C है, इनके पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ है 4/5
फिर 2/3 और फिर ये 5/8। इसका रेशियो निकालेंगे। तो जो इस टाइप का रहे उसका रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना रहे उसका अंश और बाकी के हर में गुणा करते हैं। यानी चरतियाँ 12, 12/96, इसका रेशियो हो गया 96। इसका निकालना है 5 दूना 10, 10/80। इसका निकालना है 5 15, 15/5, 15, 15/5 75। यानी इसका रेशियो हो गया 96, इसका रेशियो हो गया 80 और इसका रेशियो हो गया 75। ये पूंजी का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि समय का रेशियो निकाल लेंगे और उसमें गुणा कर देंगे। तो समय का रेशियो ये 10 महीना लगाया, मान लेते हैं ये 9 महीना और ये 4 महीना। अब ये दोनों का गुणा कर देंगे तो ये मेरा लाभ का रेशियो आ जाएगा। तो लाभ का रेशियो निकालने के लिए ये दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। यदि कटने लायक रहेगा तो काट देंगे यहीं पे। देखिए 2 से सब कट रहा है, 2 से ये कटेगा 5, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये कितना बार में 40 बार में, 2 से ये 5 बार में, फिर 5 से भी सब कट रहा है, 5 से ये 1 बार में, 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 15 बार में। अब निकालते हैं 96 एकम 96, ये 9 8 72 और ये 15 दूना 30। फिर कट रहा है 2 से कट रहा है, ये 48 दूना 96, ये 36 दूना 72 और ये 15 दूना 30। यानी ए को 48 यूनिट मिलेगा तो बी को 36 यूनिट और सी को 15 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है, सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितने प्रतिशत कम है। सी को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ए के लाभ से कितने प्रतिशत कम है। तो ये देखिए 48 और ये 15 कितना कम है, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 कम है किससे, सी को प्राप्त ए से। तो ए को कितना 48 और परसेंटेज के लिए 100। अब इसको काटते हैं तो ये 11 बार में और ये 16 बार में, फिर ये 4 से ये 4 बार में और ये 25 बार में। 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 और 2 27, यानी बट्टा में 4, इतना प्रतिशत। अब इसको काटते हैं कितना बार में, 6 चौका 24, 3, फिर 35 आ गया, 8 चौका 32, यानी 68 पॉइंट कुछ आंसर है। तो 68 में 1 है, आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए, 68.75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x² है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत क्या है y², तो योग क्या हो जाएगा, ये लोग का योग हो जाएगा x में y² से गुणा करेंगे तो xy² हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला का योग क्या हो जाएगा, y संख्याओं का योग क्या हो जाएगा y इंटू x², ये दोनों का गुणा करेंगे तो yx² हो जाएगा। अब कह रहा है ये x संख्याओं का योग है और ये y संख्याओं का योग है। अभी दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे यानी xy² प्लस yx²। तो औसत निकालना है, तो औसत इक्वल टू क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या हो गया, xy² प्लस yx² और बटा में राशियों की संख्या, राशि पहला का x और दूसरा का y। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में x और y है तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, x और y कॉमन ले लेते हैं। इसमें से यदि हम x और y कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा y, और इसमें से x और y कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा x, बटा में क्या है x प्लस y। ठीक, x प्लस y। अब ये xy कट गया, मेरा रेशियो क्या बच गया, यहाँ औसत x इंटू वाई, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या। अब देखिए छोटी संख्या कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 से कौन कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा नहीं ना, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 80। यदि बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, दोनों संख्याओं का कितना यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 16। तो पूछ रहा है छोटी संख्या 5 यूनिट, यानी 5 × 16 = 80। ठीक है, चलिए आगे।
ए बी की आयु का अनुपात क्या है? 1:2। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। उनकी वर्तमान आयु क्या करें? इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाय रेशियो भी बना सकते हैं। देखिए 1:2 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 14 तो 2 यूनिट का वैल्यू 28। पहला ऑप्शन ले रहे हैं तो पहला तो सेट हो गया। 7 वर्ष बाद तो ये 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21, और 28 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। यानी ये 21 और ये 35। रेशियो कह रहा है 3:5, तो काटेंगे 7 से तो ये 3 बार में और ये 5 बार में, यानी 3:5। ऑप्शन मेरा सेट हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, बेसिक तरीका से बनाना चाहे तो बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए अगला, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? देखिए 980 में गुणा करना है किस संख्या से? x से, कि ताकि वो क्या बन जाए? पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम पहले तो 980 को तोड़ेंगे, तो 980 को 98 × 10 में तोड़ सकते हैं। अब 98 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 49 × 2। 49 को भी हम कैसे तोड़ सकते हैं? 7 × 7। 98 7 7 49 और गुणे 2। 10 को क्या तोड़ सकते हैं? 2 × 5। अब देखिए जो दो बार रहता है वो पेयर बन जाता है। ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों, ये एक अकेला 5 बचा है, तो इसमें और 5 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन जाएगा, यानी x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अगला, और ये 6 लग रहा है कहीं गलत हुआ है। 2a + b, a और प्लस 4b इक्वल टू कितना? 1। अब देखिए a + b बराबर 3a + 4 12b। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? a, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 12b में से 12b, यहाँ ये b है, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 11b, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11b। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -11b प्लस b। फिर a की जगह क्या लिख दिए? -11b प्लस 2b। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी 11b में से b घट जाएगा, कितना हो गया? -10b। और ये 11 में से 2 घट गया, क्या हो गया? -9b। यानी यहाँ से यहाँ माइनस माइनस खत्म, ये b भी खत्म, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 10/9। आंसर हो जाएगा 10/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। शेष भाग नीला है तथा नीले भाग की लंबाई क्या है? 3.1/2 सेंटीमीटर। देखिए 1/8 भाग क्या हो गया? काला हो गया, तो शेष जो बचा हुआ है कितना? 7/8 भाग। 7/8 भाग शेष पेंसिल हो गया। इसका क्या? 7/8 का 1/2, यानी इसका 1/2, तो शेष भाग कितना बचा? 1/2 खत्म, तो कितना बचा? 1/2 बचा। इतना यूनिट का वैल्यू शेष क्या बच गया है? नीला। इतना का यूनिट क्या दिया हुआ है? 3 दूना 6 और 1 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, इधर बच जाएगा 1 और ये उधर जाएगा तो 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला। दी गई तालिका का अध्ययन करो। प्रश्नों का 5 भिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है। ए बी सी डी। कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए बी के कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या, तो कंपनी ई में महिला कर्मचारी देख लेंगे। टोटल देखिए 280 को टोटल कर्मचारी है, उसमें से पुरुष का होगा 3 यूनिट और महिला कितना? 8 यूनिट, यानी 5 यूनिट। दोनों मिला के महिला और पुरुष कितना? 8 यूनिट। तो 8 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि महिला कर्मचारी हो, तो महिला कितना यूनिट? 5 यूनिट, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 8 से काटते हैं, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 पचे 40, ये 5 पचे 25, 2 5 15 और 2 17, यानी कंपनी ई में 175 गो महिला कार्यरत है।
अब कह रहा है कि कंपनी ए और बी के कुल पुरुष कर्मचारियों की, ए और बी में कुल पुरुष कर्मचारी, तो ए का मेल, ए में मेल कितना हो जाएगा, ए कितना 380 को टोटल कर्मचारी, उसमें महिला और पुरुष मिला के 13 और 6 19 यूनिट, तो इसमें पुरुष कर्मचारी कितना 13 यूनिट, तो 19 दूना 38 जीरो का जीरो, 13 दूना 26, 260 को इसमें पुरुष हो गया। और बी का मेल कैंडिडेट कितना है, टोटल 420 को कर्मचारी और महिला पुरुष मिला के 7 यूनिट और पुरुष का 4 यूनिट, तो ये 7 छक 42 जीरो का जीरो, 6 चौका 24 यानी 240 को, यानी दोनों में पुरुष मिला के कितना 240, 3 2 2 400 और 1 500। अब क्या कह रहा है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 175 देख लेंगे, 500 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो बचती है 15 2 5 5 25, यानी कितना आ रहा था 35%, ठीक ना। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 35%। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।